हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के कैपेसिटेंस का एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। मेनली इस लेक्चर में हम दो बातें करने वाले हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ लिया था। लेक्चर की ओपनिंग में हम शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में समझेंगे, बट इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है जिस पे हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, कैपेसिटर में उनके क्या यूजेस हैं, क्या रोल वो प्ले करते हैं, वो सब कुछ हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। तो दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए लेक्चर की शुरुआत हम कर रहे हैं शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। लिसन केयरफुली, क्या होता है शॉर्ट सर्किटिंग उसके बारे में समझते हैं। शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए सपोज ये एक कैपेसिटर था, ये एक और कैपेसिटर था, यहाँ पे एक स्विच कनेक्ट था, ओपन था इनिशियली, स्विच था S, ये स्विच का सिंबल है और इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ। बैटरी की वोल्टेज है V, ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C, ये दोनों कैपेसिटेंस किसमें। देखिए जब तक ये सर्किट इधर वाला ओपन है, इस सर्किट की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ओपन सर्किट से ना तो चार्ज फ्लो कर सकता ना ही करंट फ्लो कर सकता। तो इस ओपन सर्किट की अभी कोई अहमियत नहीं है। ये C और ये C किसमें आपके सीरीज में, तो आपका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे C/2। और बहुत ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे चार्ज आएगा प्लस Q, यहाँ पे माइनस Q, हम समझ चुके हैं, ये प्लस Q और ये कितना आएगा आपका माइनस Q। अब मान लीजिए मैंने स्विच S को क्लोज कर दिया, मान लीजिए स्विच S को क्या कर दिया गया, क्लोज्ड, है ना। तो उसके बाद का डायग्राम बनाते हैं। अगर हमने स्विच S को क्लोज कर दिया तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन गया, ये B, ये C और ये C। अब इस पे चार्ज निकालते हैं कितना है ना भाई। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर C, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस इधर। देखिए मैंने आपको पहले बताया जो भी पॉइंट्स डायरेक्टली वायर से कनेक्ट होते हैं पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अब इसका पोटेंशियल अगर मैं V मानूंगा तो डायरेक्टली वायर से इधर वाली प्लेट से कनेक्टेड है तो इसका भी पोटेंशियल क्या होगा V, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 0। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इस पे चार्ज भी कितना आएगा 0, मतलब इस कैपेसिटर पे कोई चार्ज आने वाला नहीं है। अब चार्ज नहीं आएगा तो क्या इस कैपेसिटर का कोई काम है क्या, नहीं, इस कैपेसिटर का कोई भी काम नहीं है। आप इसको हटा सकते हो। तो यहाँ पे जो आपका C इक्विवेलेंट बचा वो किसके बराबर बचा, आपका C, है ना। दिस इज नोन एज द शॉर्ट सर्किटिंग, मतलब कि एक ऐसी एलिमेंट जहां पे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 0, इसलिए चार्ज 0, तो आप उसको सर्किट का हिस्सा ना मानो तो भी आपका काम चला जाएगा। तो दैट इज नोन एज द शॉर्ट सर्किटिंग, है ना। इसमें हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक अरेंजमेंट बनाई, ये मान लीजिए पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये कैपेसिटेंस C, ये कैपेसिटेंस C और ये कैपेसिटेंस भी कितना हो गया आपका C। मैंने बोला कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए। क्या निकालिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा 0। क्यों आएगा, A और B डायरेक्टली कनेक्टेड है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। A और B कैसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली, मतलब A और B दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम, यानी कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0, बीच में जो भी कैपेसिटेंस आएगा नेट कैपेसिटेंस उस पे चार्ज 0। अब चार्ज 0 हो गया तो आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी कितना हो गया 0, है ना। आप सबको हटा सकते हो, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस 0, कॉम्बिनेशन पे नेट चार्ज कितना आएगा 0, चार्ज ही 0 हो गया तो आपका कैपेसिटेंस की कोई अहमियत ही नहीं है। तो इसलिए इस सिस्टम में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा आपका 0। इस प्रकार से आप शॉर्ट सर्किटिंग के प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द शॉर्ट सर्किट। ध्यान से देखिए, देखिए शॉर्ट सर्किटिंग का एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा एग्जांपल है। मान लीजिए सपोज ये पॉइंट A है, कुछ कैपेसिटर्स थे और ये पॉइंट B है, कुछ इस प्रकार के अरेंजमेंट्स आपके पास। आपको A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है,
हर एक का कैपेसिटेंस कितना है यहाँ पे C। तो A और B के बीच में इक्वल कैपेसिटेंस बताना है। देखिए मेन बात है यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये दोनों आपको सीरीज में लगेंगे, क्योंकि बीच में इनके कुछ भी नहीं है, कोई कनेक्शन भी नहीं है। तो C और C सीरीज में है, तो आप इसको सिंगल से रिप्लेस करना चाहेंगे। तो आप क्या करना चाहेंगे कि इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ, किससे? C बाय 2, ठीक है, क्योंकि C और C सीरीज में थे। अब अगर हम और ध्यान से देखें तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी इस प्लेट का और इस प्लेट का दोनों का पोटेंशियल कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस 0, यानी कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। तो अब इसकी कोई अहमियत नहीं है, आप इसको सिंपली रिमूव भी कर सकते हो। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। आपने इस वाले को क्या कर दिया? रिमूव। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। सपोज मैंने इस पॉइंट को D मान लिया। क्या मान लिया? इस पॉइंट को D। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे A है तो ये प्लेट किस पे है? A पे, डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। अब देखिए पाथ को फॉलो करते चलिए, ये भी A पे और ये भी A पे, है ना। सिमिलरली अगर हम बात करें D की, तो पाथ को फॉलो करते चलिए, ये D से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये प्लेट D पे, ये देखिए इधर से ये डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये D पे और ये भी D पे। यानी ये कैपेसिटेंस A और D के बीच में, ये भी A और D के बीच में, ये भी A और D के बीच में है, बट ये D और B के बीच में है। तो हम अगर बनाएं तो A, बीच में एक पॉइंट है D, फिर एक पॉइंट है B। A और D के बीच में 1, 2 और 3 कैपेसिटर है। तो A और D के बीच में 3 कैपेसिटर है। तो ये पॉइंट क्या था? D, और D और B के बीच में कितना कैपेसिटर है? सिंगल कैपेसिटर। अब आप सोल्व कर सकते हो C और C पैरेलल में जुड़ते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो गया? 3C। ये 3C और C किसमें? आपके सीरीज में। तो नेट कितना हो गया? 3C into C, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3C स्क्वायर बाय 4C। C ने C को मार दिया, कितना आ गया भैया आपका? 3C बाय 4। तो जो A और B उसके बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आने वाला है वो कितना आएगा यहाँ पे आपका? 3C बाय 4। इस प्रकार से आप शॉर्ट सर्किटिंग के सवाल को कर सकते हो। जहां शॉर्ट सर्किटिंग हो उसको आप रिमूव कर दो, कोई दिक्कत उसमें हमें नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट उसका बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसे मान लीजिए सपोज मेरे पास ये अरेंजमेंट, सीरीज में एक कैपेसिटर, ये वोल्टेज V थी, कैपेसिटेंस C मान लो ये प्लस Q था, ये माइनस Q था, ये प्लस Q था और फिर ये क्या था? माइनस, है ना। यहां पे मैंने कितनी प्लेट्स इस्तेमाल की थी? 1, 2, 3 और 4। 2 कैपेसिटर बनाने के लिए मेरी कितनी प्लेट्स इस्तेमाल हो गई? यहाँ पे 4, ठीक है। अब मैंने सोचा कि क्या मैं कुछ प्लेट्स बचा के सेम अरेंजमेंट बना सकता हूं क्या? तो जवाब मिला हाँ। सपोज मान लीजिए मैंने इन दोनों प्लेट्स को कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? इन दोनों प्लेट्स को कंबाइन, तो एक ऐसे अरेंजमेंट बनेगी। कंबाइन कर दिया तो ऐसे अरेंजमेंट बनेगी। बैटरी यहां कनेक्टेड है, ठीक है। अब होगा क्या? ये प्लेट देखिए आइसोलेटेड है ना। इस पे इनिशियली जितना चार्ज है फाइनली उतना रहना चाहिए, क्योंकि कहीं से भी कनेक्टेड नहीं है। तो इस पे नेट चार्ज कितना रहना चाहिए? 0, और वो सही भी है भाई। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस Q। ये चार्ज रह जाएगा कितना आपका? प्लस Q। इस प्रकार से अरेंजमेंट होगी। अब हम क्या समझ सकते हैं? प्लस Q, इधर कितना इंड्यूस हो जाएगा? माइनस Q, और इधर कितना इंड्यूस हो जाएगा आपका? प्लस Q। ऊपर वाली सेम अरेंजमेंट यहाँ पे रिपीट होगी। अरे भाई यहाँ पे नेट चार्ज 0 है और ये अकेला यहाँ पे पड़ा है, इसका चार्ज उड़ के इधर नहीं जा सकता, उड़ के इधर नहीं जा सकता। नेट चार्ज इसमें कितना रहना चाहिए? 0, और है भी कितना आपका? 0, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ भी अगेन 2 कैपेसिटर बनेंगे। एक कैपेसिटर ये मान लो प्लस Q और माइनस Q, दूसरा कैपेसिटर ये प्लस Q और माइनस Q। यहाँ पे मैंने 2 कैपेसिटर कितने प्लेट्स यूज करके बना दी? 3 प्लेट्स यूज कर ली। कितनी प्लेट्स यूज कर ली मैंने? 3। तो 2 कैपेसिटर में ही मेरी एक प्लेट की बचत हो गई, एंड इकोनॉमिकली दैट इज वेरी 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 बेनिफिशियल। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये होता है कि एक कैपेसिटर हो, वहां पे बहुत सारे कैपेसिटर होते हैं, तो आप बहुत सारी प्लेट्स बचा सकते हो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 यूजफुल। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल लेने वाला हूं जहां पे हमने प्लेट्स की सेविंग की है। आपको वहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिटरमाइन करना होगा। चलिए अपनी वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक सम इलस्ट्रेशंस हियर दैट आर वेरी वेरी यूजफुल। देखिए
आपको गिवन अरेंजमेंट्स में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है बिटवीन P एंड Q। मैं पॉइंट्स लूंगा P एंड Q। पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए स्पोर 1 2 3 4 प्लेट्स हैं, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया आपस में, और ये पॉइंट P है और ये किससे कनेक्ट किया, पॉइंट Q से। हर एक प्लेट का एरिया सेम है A, सेपरेशन उनके बीच में कितना है, D। अगर मैं आपसे सबसे पहली बात पूछूं P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, क्या निकालना है, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सबसे पहले यहाँ पे कैपेसिटेंस कितने वो देखते हैं। एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितने आपके, 3 कैपेसिटर है ना। इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, ये दोनों डायरेक्टली वायर से कनेक्टेड है। मैंने मान लिया इसका पोटेंशियल x है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, x, और इसका पोटेंशियल भी कितना है, x। अब ये किसपे है, P पे, और ये किसपे है, Q पे। आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए, एक आपके पास P है, एक x है, और एक क्या आपके पास Q है ना। सबसे पहला कैपेसिटर किसके बीच में है, P और x के बीच में, तो सबसे पहला कैपेसिटर बना दो किसके बीच में, P और x के बीच में। दूसरा भी किसके बीच में है, P और x के बीच में, तो P और x के बीच में बना दो। तीसरा किसके बीच में है, x और q के बीच में। अब सब कुछ सेम है, हर एक का कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन और एरिया a है और सेपरेशन कितना है, d। तो इसका भी c, इसका भी c और इसका भी c। इक्विवेलेंट निकाल भाई, ये c और c पैरेलल में, तो कितना हो गया 2c, और ये 2c और c सीरीज में, तो मैंने फॉर्मूला लगाया 2c into c by 2c plus c। अगर सोल्व करेंगे तो 2c square by 3c, यानी कितना आ गया आपका 2c by 3। c की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, c कितना आया आपका एप्सिलॉन नॉट a by d। तो इस प्रकार से आप इस अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। देखिए एक और एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है, वही 4 प्लेट्स हैं, इस बार इनको कनेक्ट किया गया, ये P पे था और ये किस पे था आपका Q पे, ठीक है। इसकी निकालिए, अगेन वही कॉन्सेप्ट, मैंने इसका पोटेंशियल x मान लिया, तो ये x पे गया, ये x पे गया, ये P पे और ये Q पे, है ना। अब आपके पास वही पॉइंट से P है, x है एंड Q है। जो पहले वाला कैपेसिटर वो P और x के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, P और x, ठीक है। दूसरा वाला P और Q के बीच में आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है, P और Q, है ना। तीसरे वाला किसके बीच में आ रहा है, Q एंड x, तो किसके बीच में आ रहा है, Q एंड x। अब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इजीली निकाल सकते हो। देखिए ये C, ये C, ये C, ये C और C सीरीज में आ गए, तो कितना हो गया C/2। ये C/2 और C किस में आ गए, पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका C/2 plus C, दैट इज इक्वल टू 3C/2। तो 3/2 C की जगह क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a by d। क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट a by d। तो इस प्रकार से इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए अभी वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन, मैं कुछ और इलस्ट्रेशंस लेने जा रहा हूं, देखिए। Now next illustration C। इस प्रकार से अगर हम बहुत ध्यान से देखें बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये P से कनेक्टेड है तो इसका P, इसका P, ये Q से कनेक्टेड है तो इसका Q और इसका Q। दो ही पॉइंट्स आपके पास P और Q। पहला कैपेसिटेंस P और Q के बीच में, दूसरा भी P और Q के बीच में, और तीसरा भी P और Q के बीच में, यानी तीनों के तीनों किसके बीच में आ रहे, बिटवीन P एंड Q। अब P एंड Q के बीच में आ रहे तीनों, ये कैपेसिटेंस C, ये C, तीनों पैरेलल में हो गए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका 3C, और C कितना था आपका एप्सिलॉन नॉट a by d। इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो, है ना। एक लास्ट एग्जांपल में यहाँ पे ले रहा हूं D। देखिए दिस इज द एग्जांपल, है ना। देखिए अगेन 3 कैपेसिटर है, ये Q पे, ये P पे, ये P पे और ये Q पे। क्या इस बीच वाले का कोई काम है, इसकी ये प्लेट भी P पे, ये प्लेट भी P पे, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो दिस इज द शॉर्ट सर्किटेड। इस कैपेसिटेंस का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे इस केस में
में इफेक्टिवली कितने कैपेसिटर बचे आपके पास? 2 कैपेसिटर बचे हैं। तो मैंने ये पॉइंट P मान लिया, ये Q, ये पहला वाला P और Q के बीच में और ये वाला भी P और Q के बीच में। तो दोनों ऑब्वियसली पैरेलल में हो गए, पैरेलल में हो गए तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 2C, और C की वैल्यू क्या हो गई आपकी? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो इस प्रकार से आप इन सवालों में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इनफैक्ट और ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट वो एडवांस लेवल लेक्चर्स में आएंगी जहां पे आप इसमें और ज्यादा वैरायटीज देखेंगे, और ज्यादा चीजें पूछी जाएंगी। क्या पूछी जाएंगी? बता, इस प्लेट पे कितना चार्ज, इस प्लेट की 2 सरफेस है ना, ऊपर वाले सरफेस पे कितना चार्ज, नीचे वाले पे कितना चार्ज, ऊपर वाले पे कितना चार्ज, नीचे वाले पे कितना चार्ज। बैटरी कनेक्ट कर देंगे, ऊपर वाले पे कितना चार्ज, नीचे वाले पे कितना चार्ज, ऊपर वाले पे कितना चार्ज, नीचे वाले पे कितना चार्ज। इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आपको आने चाहिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। क्या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। लिसन केयरफुली। ध्यानपूर्वक सुनिए। डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक्स क्या होती है, पहले डाइलेक्ट्रिक्स वो समझना आवश्यक है। तो डाइलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर, देखिए लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? एक्चुअली में क्या, डाइलेक्ट्रिक्स जस्ट लाइक इंसुलेटर्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? आपके इंसुलेटर्स, बट उनकी कुछ खास बात होती है। हम जानते हैं कि इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, वो अपने आप में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देगा। सेम करंट डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, फिर भी वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा, है ना। क्या करेगा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करेगा। कैसे करेगा वो हम देखेंगे, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? इंसुलेटर्स which do not conduct electricity but can transmit, किस प्रकार से करते हो हम देखेंगे, but can transmit electric इफेक्ट। ये आपके इंसुलेटर्स होते हैं ना। इंसुलेटर्स मतलब डाइलेक्ट्रिक्स के आपके इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, बट वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हम डाइलेक्ट्रिक का एग्जांपल है, तो डाइलेक्ट्रिक 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो होते हैं आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक होते हैं आपके नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। 2 होते हैं आपके पास, एक तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ऑब्वियसली बात है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किन्हें कहते हैं? जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बने। मैंने आपको पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया था, जिनका कुछ भी डायपोल मोमेंट हो वो पोलर मॉलिक्यूल, और जिनका डायपोल मोमेंट 0 हो क्या? नॉन पोलर। पोलर मॉलिक्यूल का सबसे बड़ी एग्जांपल क्या था आपके पास? वाटर। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल का सबसे बड़ी एग्जांपल क्या था आपके पास? कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, मीथेन गैस थी, वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के एग्जांपल, है ना। मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से बने, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स मतलब जो किससे बने? आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में हम जानते हैं कि इनका डायपोल मोमेंट सिंगल मॉलिक्यूल का क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। और नॉन पोलर में क्या होता है? सिंगल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट क्या होता है? आपका 0, है ना। अब देखिए इनको और डिटेल में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे। किसकी बात करें हम? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, है ना। मान लीजिए सपोज मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कर लिया, है ना। यहाँ पे कुछ चार्ज डेंसिटी थी प्लस सिग्मा, यहाँ पे थी माइनस सिग्मा, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड को बोला मैंने ई नॉट। कितना बोला मैंने? ई नॉट। और इस ई नॉट की वैल्यू भी हम जानते हैं कितनी होती है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम समझ चुके हैं। अब मैंने क्या किया कि एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बनाई रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब इसी शेप में, और यहां पे इंसर्ट कर दी। ये क्या है मेरे पास? एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या मेरे पास है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक।
तो इसमें क्या क्या होगा वो हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले सिंगल मॉलिक्यूल पे देखना चाहता, जैसे मान लीजिए सपोज ये कोई सिंगल मॉलिक्यूल था, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल से डायरेक्टली में होने वाले, मैंने एक मॉलिक्यूल कंसीडर किया भाई, नॉन पोलर मतलब डायपोल मोमेंट क्या है इसका, जीरो, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर एक ही जगह पे होंगे आपके, है ना। बट होगा क्या, इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण भाई पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहां चला जाएगा, आगे की तरफ, है ना। सिमिलरली इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो नेगेटिव चार्ज कहां चला जाएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से अपनी शेप को डिस्टॉर्ट कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर कहां चला जाएगा, आगे, और ये नेगेटिव चार्ज सेंटर कहां चला जाएगा, पीछे। क्या अब इसमें डायपोल मोमेंट है या नहीं, ऑब्वियसली अब इसमें डायपोल मोमेंट है। तो होगा क्या कि जैसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो वो डिस्टॉर्ट होगा, तो डिस्टॉर्ट होने के बाद उसमें डायपोल मोमेंट आ जाएगा। भाई डिस्टॉर्ट होने से पहले उसका डायपोल मोमेंट क्या था, जीरो, डिस्टॉर्ट होने के बाद उसका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। यानी कि अगर मैं एक अच्छे एनालिसिस देखूं, अब एक मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल में क्या होगा, समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये हमने डाइलेक्ट्रिक बनाया, ये मान लीजिए सपोज हमारी डाइलेक्ट्रिक थी, ये एक्सटर्नल फील्ड हमारे पास था, है ना। मॉलिक्यूल्स ऐसी शेप ले लेंगे, अब एक मॉलिक्यूल तो नहीं, अनगिनत मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए यहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऐसी शेप ले लेंगे, ये प्लस ये माइनस, अगेन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले, ये प्लस ये माइनस, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होने वाले, प्लस और माइनस, इस प्रकार से आप बना सकते हो प्लस और माइनस। ये डायग्राम समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालेंगे, इसलिए बनाया जा रहा है प्लस और माइनस। ये टच नहीं होते एक्चुअली मॉलिक्यूल्स, टच नहीं दिखाने इनको। रफ डायग्राम है, कॉन्सेप्ट समझने के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हर मॉलिक्यूल क्या हो गया, आपका डिस्टॉर्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं इस डायलेक्ट्रिक में बात करूं, मैंने कोई भी वॉल्यूम एज्यूम की, जैसे मान लीजिए सपोज मैंने ये वॉल्यूम एज्यूम कर लिया, इस वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल हो गया, अनेक मॉलिक्यूल होंगे, अनेक मॉलिक्यूल होंगे, तो क्या इस वॉल्यूम में कोई नेट चार्ज होगा क्या, नहीं, इस वॉल्यूम में नेट चार्ज हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि इस वॉल्यूम में अनगिनत मॉलिक्यूल्स होंगे, एक नहीं होंगे, अनगिनत मॉलिक्यूल्स होंगे, तो कोई नेट चार्ज होने की संभावना नहीं है। इस वॉल्यूम में नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। सिमिलरली एक अलग वॉल्यूम मान लो, सपोज ये मान लिया, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी, है ना। इस वॉल्यूम में भी अगेन कोई नेट चार्ज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि डाइलेक्ट्रिक में एक मेन बात आती है कि डाइलेक्ट्रिक की अगर आप कोई भी वॉल्यूम लोगे तो उसमें चार्ज क्या होगा, जीरो। यानी कि इनकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्या आपकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू जीरो, है ना। बट अगर हम बहुत ध्यान से देखें, भाई यहां पे क्या है, अगर मैं सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज जाऊं, क्या जाऊं मैं सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज, तो यहां पे क्या होगा, सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज की लेयर मेरे को मिलने वाली है। मैं सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज हूं, आपको समझने के लिए ये तो काफी दूर दिखाया गया है, बट सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज हूं, तो सरफेस पे क्या दिखाई देगी मेरे को, एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज की लेयर। सिमिलरली अगर मैं इधर बात करूं, इधर वाले सरफेस के लिए अगर मैं बहुत ज्यादा क्लोज जाऊं, तो यहां भी मेरे को एक नेगेटिव
चार्ज की लेयर मिलने वाली है। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी वॉल्यूम में तो चार्ज डेंसिटी क्या है 0, बट सरफेस पे चार्ज होता है, एक तरफ सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी मिलेगी और दूसरी तरफ सरफेस पे क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक्स में क्या लिख सकते हैं कि जो आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी वो किसके बराबर होगी, नॉट इक्वल टू 0, वो कुछ ना कुछ होने वाली है। चलिए मैं चेक कर लेता हूं कहीं ये व्यू में कट तो नहीं रहा है, नहीं सब ओके है, ओके बढ़िया। तो डाइलेक्ट्रिक में जो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 0, बट सरफेस पे कुछ ना कुछ चार्ज बचेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा और अपोजिट में क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए हम डाइलेक्ट्रिक को फाइनली कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा कैपेसिटर हो गया है ना, तो ये मैंने डाइलेक्ट्रिक बनाई, यहां पे प्लस सिग्मा था, यहां पे माइनस सिग्मा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यहां पे प्लस चार्ज डेंसिटी बनेगी, उसको क्या बोलेंगे हम, प्लस सिग्मा आई, जो इंड्यूस हुआ है, जो पहले नहीं था, जो क्या हुआ इंड्यूस, और यहां पे क्या आएगा माइनस सिग्मा आई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस सरफेस चार्ज डेंसिटी है और अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपकी नेगेटिव, इसलिए प्लस सिग्मा आई एंड माइनस सिग्मा आई। ये सिग्मा आई क्या कहलाता है, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी, क्या कहलाती है आपकी, इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट ये क्लियर होना आवश्यक है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन, फिर हम आगे समझेंगे। देखिए आगे बातें करेंगे इसके अभी। तो ये तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक की कहानी होगी। पोलर डाइलेक्ट्रिक की कहानी भी लगभग क्या रहती है आपकी, सेम। पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट तो होगा। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल समझा देता हूं, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए पोलर डाइलेक्ट्रिक है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में होंगे, थर्मल इफेक्ट के कारण। कोई इधर जा रहा होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर होगा, कोई इधर, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई दाएं, कोई बाएं, कोई आगे, कोई पीछे। तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है उसे मॉलिक्यूल्स रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, मतलब इस प्रकार से। जैसे मान लीजिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये मान लीजिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ओरिएंटेशन, कुछ प्रिडिक्ट कर पाना संभव नहीं है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है ना, ये मान लीजिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, रैंडम होते हैं सच दैट इनका पूरे का डायपोल मोमेंट कितना होगा, 0। बट यहां भी जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सभी जानते हैं कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, डायपोल कोशिश करेगा कि अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही इंक्लाइन कर ले, है ना। हमने डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती थी, थीटा इक्वल टू 0। जब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल 0 होता तो वो क्या थी आपकी, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो डायपोल कोशिश क्या करेगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाऊं। तो रफली अगर हम समझे तो क्या होगा, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया तो डायपोल मोमेंट भी इधर की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो रफली मॉलिक्यूल्स कुछ इस प्रकार से अलाइन हो जाएंगे। डायपोल मोमेंट इधर, नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां आपका इधर की। एग्जैक्ट अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, रफली ऐसा अलाइनमेंट होगा। तो अगेन यहां पे भी इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बच गई और इस पे क्या बच गई आपकी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, है ना। तो दोनों डाइलेक्ट्रिक्स में ऐसा, चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 0 होगी, बट देयर विल बी सर्टेन सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या होने वाली है आपकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। अब देखिए अगर हम आगे बात करें, अब हम इसमें कुछ टर्म्स को समझना चाहे, है ना। सपोज मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये क्या था आपका प्लस सिग्मा और ये क्या था आपका माइनस सिग्मा। हमने इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है और इसके बाहर जो फील्ड था वो तो हम जानते थे ई नॉट, और ई नॉट की वैल्यू हम लिख भी चुके थे, क्या होती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन, है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण
भाई यहाँ पे कितना चार्ज आएगा प्लस सिग्मा आई और इधर कितना आएगा आपका माइनस सिग्मा आई, दैट इज नोन एज द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अंदर है ना दो फील्ड होंगे, कितने फील्ड होंगे दो, एक तो एक्सटर्नल फील्ड है उसको मैंने क्या बोला ई नोट, क्या आपका। अब पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी और नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण भी क्या आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। कैसे आएगा, आप इसको भी एक अलग सा कैपेसिटर मान सकते हो, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, अलग सा कैपेसिटर हो गया। फील्ड कहां से कहां होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इधर भी कहां से होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा एंड दैट इज नोन एज द ई इंड्यूस, है ना। अब जब ई नोट आपके सिग्मा के कारण आया तो हमने ये लिखा, तो ऑब्वियसली ई इंड्यूस को क्या लिखूंगा मैं सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला है। तो यहां पे जो नेट फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको मैं बोल रहा हूं ई, वो कितना हो गया ऑब्वियसली ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सबट्रैक्शन हो गया ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब डाइलेक्ट्रिक की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है, दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या डिफाइन किया जाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिनोटेड बाय के, है ना। के की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय रिड्यूस्ड वैल्यू, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचा उसको डिवाइड करें, एक्सटर्नल फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचा दैट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि क्या लिख सकता हूं मैं ई नॉट बाय ई नॉट माइनस ई इंड्यूस, है ना। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी लेस देन 1, देखिए ऑब्वियसली डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो k की वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्या होता है आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो जब आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। वैसे मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक और वैल्यू बता रखी है, फॉर्मूला बता रखा है, क्या होता है आपका एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। आपको याद रहना चाहिए क्या होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होती है आपकी परमिटिविटी इन द गिवन मीडियम और ये क्या होती है परमिटिविटी इन द फ्री स्पेस। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, है ना। यहां पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, k इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय द नेट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो किसके बराबर है e नॉट माइनस e इंड्यूस, k इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। अब k क्या डिनोट करता है वो समझते हैं। मान लीजिए सपोज किसी डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 100 था, एक्सटर्नल फील्ड क्या था 100 न्यूटन पर कूलम और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अगर मैं अब उसके अंदर फील्ड निकालना चाहूं तो E किसके बराबर आएगा E नॉट बाय K, यानी कि 100 बाय 5 इज इक्वल टू 20, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है कितने टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, है ना। क्या होगा कितने टाइम्स डिक्रीज, भाई ऑब्वियसली ये 1/5 टाइम्स हो गया, मतलब 5 टाइम्स क्या कर गया डिक्रीज कर गया और k की वैल्यू भी कितनी है आपकी 5। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, है ना। ये बातें सारी आपको याद होनी चाहिए। ये आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि कितने टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। अब यहाँ पे क्या हमने ये तो समझ लिया कि डाइलेक्ट्रिक वैसे इसकी कोई यूनिट होगी कि नहीं, ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या होने वाला आपका यूनिट प्लस। अच्छा अगर आपका वैक्यूम हो मानो, क्या हो आपका वैक्यूम, वैक्यूम में कितनी वैल्यू होगी, भाई वैक्यूम में कोई पोलराइजेशन होगा क्या, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना, डिस्टॉर्शन, या इसको क्या बोलते हैं पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगी, है ना। मैंने पहले वर्ड यूज किया था ना पॉजिटिव और नेगेटिव में, दैट वाज अ डिस्टॉर्शन, या फिर इसको बोलते हैं पोलराइजेशन, है ना। सरफेस पे चार्ज डेंसिटी का इंड्यूस होना दैट इज नोन एज द पोलराइजेशन। तो वैक्यूम में तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं होता, कोई मॉलिक्यूल नहीं होता तो चार्ज डेंसिटी आने की कोई संभावना ही नहीं है, यानी कि वैक्यूम में तो E इंड्यूस क्या हो गया आपका 0। अब वैक्यूम में E इंड्यूस 0 हो गया तो E इंड्यूस को 0 रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है वहां पे 1, है ना। सिमिलरली मैं बात कर रहा हूं मेटल्स की, किसकी बात कर रहा हूं मैं मेटल्स की। अब K का फॉर्मूला क्या था E नॉट बाय E, जो रिड्यूस फील्ड था,
अब अगर ये मेटल होता है तो इसके अंदर फील्ड कितना होता है टोटल? 0। भाई मेटल के इधर कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे फील्ड क्या होता है? 0। अब कंडक्टर के हर पॉइंट पे फील्ड 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 रखेंगे तो यहाँ पे K क्या हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। यानी कि कंडक्टर्स के लिए जो K होता है दैट इज इनफाइनाइट और वैक्यूम के लिए K क्या होता है आपका? 1। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें सिग्मा i की वैल्यू चाहिए, कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हो गई हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E नॉट माइनस E इंड्यूस। चलिए E नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। E नॉट की बात आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ E नॉट अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन माइनस सिग्मा इंड्यूस बाय एप्सिलॉन। देखिए सबसे एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से हम K को क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस, इसको इधर ले जाइए सिग्मा K माइनस या फिर K को नीचे ले आइए सिग्मा माइनस सिग्मा इंड्यूस इज इक्वल टू सिग्मा बाय K। सिग्मा इंड्यूस को इधर ले जाइए तो सिग्मा इंड्यूस कितना आ गया? सिग्मा माइनस सिग्मा बाय K दैट इज सिग्मा इंड्यूस कितना आ गया? सिग्मा कॉमन ले लीजिए 1 माइनस 1 बाय K, है ना। तो ये क्या हो गया आपकी इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसके बराबर होगी? सिग्मा इनटू में 1 माइनस 1 बाय K। अगर आप वैक्यूम में देखेंगे तो K को 1 रखिए, K को 1 रखेंगे तो सिग्मा इंड्यूस कितना आ जाएगा? 0। मेटल्स के लिए देखेंगे, मेटल्स के लिए K को इनफाइनाइट रखिए, K को इनफाइनाइट रखेंगे 1 बाय इंफिनिटी 0, तो सिग्मा इंड्यूस किसके बराबर आ जाएगा? इक्वल टू सिग्मा। तो इस प्रकार से आप कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुई है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, सिग्मा इनटू में 1 माइनस 1 बाय K। अब देखिए K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये टर्म 1 से लेस होगी, ये टर्म 1 से लेस होगी तो ये पूरी टर्म भी 1 से क्या होगी? लेस। यानी कि प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सिग्मा। वो सिग्मा से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। जो इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आपका वैक्यूम है तो वो तो क्या हो जाएगी? 0, है ना। और अगर आपका मेटल है तो सिग्मा इंड्यूस किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल टू सिग्मा। इस प्रकार से आप ये सारे एनालिसिस कर सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए डियर स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, नोट दिस डाउन, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और बातें कर लेते हैं, अच्छी सी बातें, है ना। सारी बातें अच्छी करते रहता हूं। देखिए इसमें अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में आप काफी कुछ समझने की कोशिश कर लेंगे। मान लीजिए सपोज आपके पास प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर थी, ये था प्लस सिग्मा, ये था माइनस सिग्मा, है ना। देखिए ये सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू डी, दिस सेपरेशन इज आल्सो इक्वल टू डी, दिस सेपरेशन इज आल्सो इक्वल टू डी एंड लास्टली दिस इज डी एंड दिस इज डी। टोटल सेपरेशन शायद 5d हो गया। हाँ कितना हो गया आपका? 5d। ये डाइलेक्ट्रिक है हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K एंड दिस इज द मेटल प्लेट। क्या आपकी मेटल प्लेट, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन प्लॉट करना है विद सेपरेशन, इसको ओरिजिन मानना है और विद सेपरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है एंड देन आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट करना है। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखिए इस रीजन में बाहर का वैक्यूम है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? E नॉट, या फिर हम कह सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां भी कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां भी कितना होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीनों रीजन में भाई यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कुछ है नहीं, वैक्यूम है, वैक्यूम में इतना ही होता हम जानते हैं। अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? यहाँ भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाय। मेटल के अंदर तो कितना होता है? 0। अच्छा यहाँ कितना होगा? देखिए फॉर्मूला क्या कहते हैं? K बराबर E नॉट बाय E
तो E की वैल्यू निकली है तो कैसे लिखेंगे E नॉट बाई K। अच्छा E नॉट कितना था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो गया सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई K एप्सिलॉन, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अगर हम प्लॉट करना चाहें तो मान लीजिए इसको, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया, इधर सेपरेशन लिया, यहां पे D, चलिए क्योंकि इसके बाद एक और ग्राफ बनाना है तो थोड़ा सा कंजेस्टेड करते हैं ताकि सेम लाइन में आ जाए। ये पॉइंट मान लीजिए D, ये पॉइंट मान लीजिए 2D, ये पॉइंट मान लीजिए 3D, ये पॉइंट मान लीजिए 4D एंड लास्टली दिस पॉइंट इज द 5D। ठीक है, ये देखिए अब देखिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कितना आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 0 से लेके d इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट और कितना आपके पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर आपका घटता है सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, कितना हो जाता है घटता है, और कितना हो जाता है यहां पे वैल्यू आ गई तो कितना हो गया सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट। अच्छा उसके बाद अगेन तीसरे रीजन में कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, अगेन तीसरे रीजन में कितना आ जाता है आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चौथे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आपका 0, तो चौथे रीजन में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू 0। फिफ्थ रीजन में कितना आपका अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो अगेन जो वैल्यू हो जाती है वो कितनी हो जाएगी आपकी सिग्मा बाय, तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद सेपरेशन। ठीक है, इसी में मैं आपको बोलता हूं पोटेंशियल का भी बनाइए, पोटेंशियल का V का विद सेपरेशन। ठीक है, देखिए V का फॉर्मूला हम जानते हैं E बराबर माइनस dV बाई dr है ना, वहां से पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है E into D है ना, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा। तो यहां पे देखिए कितना घटेगा भाई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D है ना, तो घटेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये V का ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, ये घटेगा और इस रीजन में कितना घट जाएगा वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है A इनटू D। ठीक है, अब देखिए अगेन ये रीजन D है, इसमें कितना घटेगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इनटू D, कम घटा है पहले से ज्यादा, भाई पहले कितना घट रहा था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D, अब कितना घटेगा सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इनटू D, K ग्रेटर देन 1 है यानी कि पहले से कम घट रहा है, तो ये याद रखना है यहां पे ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, इसका स्लोप ज्यादा है, इसका स्लोप क्या है कम, क्योंकि इस रीजन में इतना कम ज्यादा नहीं घटा है, यहाँ पे कम घटा है कितना सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ठीक है, तो कई बार सवाल पूछा जाता है ये मान लीजिए थीटा 1 है थीटा 2, फिर थीटा 1 ज्यादा होगा थीटा 2 क्या होगा आपका कम, ऑब्वियसली है ना। अच्छा उसके बाद देखिए अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया, फिर घटेगा, फिर घट के मान लीजिए ये हो गया है ना, ये और ये लाइन पैरेलल होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ये अगेन कितना घट गया आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ठीक है, उसके बाद भाई मेटल में जो आपका पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उसके बाद ये क्या रहा आपका कांस्टेंट, एंड लास्टली फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, फिर घटेगा और कितना घटेगा वो आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये और ये, तो दोनों प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D एंड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D, दैट इज द 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू D प्लस बीच में एक टर्म और है सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इनटू D। तो इस प्रकार से हम पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना सकते हैं। आपको याद भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था माइनस dV बाई dr, मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप क्या देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका स्लोप निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका स्लोप निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका स्लोप निकाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसका स्लोप 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है, इसका स्लोप निकाल लीजिए तो क्या आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, हमें उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। अब हम इसमें कुछ और बातें करेंगे, अब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे
जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दी है। चलिए देखते हैं। देखिए डाइलेक्ट्रिक, किसी डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर में डाला, कैपेसिटेंस इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंट्रोड्यूस्ड, कैपेसिटेंस इफ डाइलेक्ट्रिक इज हमें कैपेसिटेंस की चर्चा करनी है अगर हमने डाइलेक्ट्रिक को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया है ना। जैसे मान लीजिए सपोज सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स थी प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, एरिया ए, चार्ज भी मान सकते हो, इसका भी एरिया ए, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना था आपका डी है ना। यहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है और उसकी थिकनेस कितनी है आपकी टी, ठीक है। मेरे को कैपेसिटेंस लिखना है, वही फॉर्मूला कैपेसिटेंस का Q बाय V, चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया आपका V। देखिए ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखिए बाहर तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां कितना हो जाएगा सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने देखा। और जो बाहर का रीजन है, बाहर के रीजन में यहां भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और यहां भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहूं तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट, कितने डिस्टेंस तक, t डिस्टेंस तक, कितने डिस्टेंस तक, t है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, कितने डिस्टेंस पे, भाई टोटल d है, d में से t घटा दो तो ये बच जाएगा, तो इतने में कितना सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो d माइनस t में कितना आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पुट कर दीजिए सिग्मा c कितना आ जाएगा, q को क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा इनटू a है ना, डिवाइड बाय सिग्मा, मैंने कांस्टेंट है बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्या बच गया t बाय k प्लस d माइनस t है ना। तो देखिए सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया, कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो c कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाय d माइनस t प्लस t बाय k। तो ये आपकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अगर एक डाइलेक्ट्रिक डाले जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, थिकनेस T, कैपेसिटेंस कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K है ना। अब इसमें कुछ वेरिएशन देख लेता हूं, मान लीजिए एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो क्या होगा, एनालॉजी से फॉर्मूला लिखेंगे, डिराइव नहीं करेंगे है ना। जैसे मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक तो हमने ये डाल दिया, थिकनेस कितनी है मान लीजिए इसकी T1 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K1, एक डाइलेक्ट्रिक हमने और डाल दी, इनका एरिया सेम है सब कुछ, ये थिकनेस कितनी है मान लीजिए T2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2। इसका कैपेसिटेंस लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। देखिए जब एक था तो माइनस t आया केवल, अब क्या आएगा, माइनस 2 है तो T1 प्लस T2, ठीक है, T1 प्लस T2। अच्छा अब उसके बाद क्या था, प्लस t बाई के, क्या था प्लस t बाई के, तो क्या आएगा प्लस, पहले के लिए t1 बाई k1 और दूसरे के लिए कितना आएगा आपका t2 बाई k2। तो इस प्रकार से अब आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, तीन होगी तो क्या करेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3, t1 बाई k1 प्लस t2 बाई k2 प्लस t3 बाई k3, इस प्रकार से आप कर सकते हो है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस पढ़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए if dielectric is filled completely filled क्या, if dielectric is filled completely इसके अंदर, देखिए अभी तो हमने खाली जगह छोड़ी थी ना, completely fill कर दिया गया। completely filled का क्या मतलब है, ये t और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। completely fill करेंगे तो t और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। चलिए इस फॉर्मूले में t और d को सेम रखें, t और d को सेम रखेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया और t की जगह हम d रख सकते हैं तो कितना बच गया, c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d बाय k। ये k ऊपर चला जाएगा तो k
एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना। अब एक अच्छी बात है कि जब हमने कंप्लीटली फिल्ड कर दिया तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो गया भाई। जब आपकी डाइलेक्ट्रिक नहीं होती थी तो कैपेसिटेंस कितना था आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, कितना था आपका एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। अब जब डाइलेक्ट्रिक डाली तो कैपेसिटेंस कितना हो गया के टाइम्स, कितना हो गया। तो ये फायदा है डाइलेक्ट्रिक का कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है आपका इंक्रीज, और कितने टाइम्स हो जाता है के टाइम्स अगर हमने कंप्लीटली फिल्ड किया। क्या कि हमने कंप्लीटली फिल्ड किया है तो ऐसा हम कर सकते हैं, उसमें हमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं, डायरेक्टली को कंप्लीटली फिल्ड किया तो ये हुआ। अगर हम इसमें और ज्यादा बातें करें, अगर मान लीजिए सपोज मैंने मेटल इंसर्ट किया होगा, क्या इंसर्ट किया होगा मैंने मेटल, है ना। तो मेटल के लिए हम क्या लिखते हैं, k किसके बराबर होता है इक्वल टू इंफिनिटी। मेटल के बारे में हम जानते हैं k किसके बराबर होता है इंफिनिटी, हमने देख लिया। k को इंफिनिटी रखोगे तो ये t बाय इंफिनिटी, ये टर्म क्या होगी 0, तो यहां पे कैपेसिटेंस कितना बचेगा एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस t। अगेन कैपेसिटेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, अरे अभी भी इंक्रीज हो रहा है। पहले क्या था एप्सिलॉन नॉट a बाय d, क्या था एप्सिलॉन नॉट a बाय d। अब ये डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया, d माइनस t हो गया, तो कैपेसिटेंस क्या कर जाएगा इंक्रीज। तो चाहे आप डाइलेक्ट्रिक डालो चाहे मेटल डालो, कैपेसिटेंस क्या करने वाला है इंक्रीज। कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक से भरा तो k एप्सिलॉन नॉट a बाय d, और अगर मेटल डाला है तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d माइनस t। तो इस प्रकार से आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और भी हम बहुत सारे केस यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं जहां पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा। Let me drink some water, please. आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं डाइलेक्ट्रिक के, जहां पे आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सॉरी, देखिए एग्जांपल ए, मान लीजिए सपोज ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, एरिया ए, डिस्टेंस था इनके बीच में डी। हमने क्या किया डाइलेक्ट्रिक डाला, आधे में एक डाल, बाकी आधे में एक डाल, है ना। कितना कितना डिस्टेंस है d by 2 एंड d by 2। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k2। यहां पे आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, सॉरी क्या निकालना आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। देखिए हम क्या मान सकते हैं, अब इसको दो कैपेसिटर में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो ये वाला हिस्सा हो गया और दूसरा हिस्सा कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, है ना भाई। इमेजिनरी सरफेस मान लो इसको, है ना। तो एक कैपेसिटर ये हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, तो हम इसको इस प्रकार से ब्रेक कर सकते हो, दोनों किसमें आपके सीरीज में। अच्छा इसका कैपेसिटेंस देखो C1, भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, तो पूरे में फील्ड है ना K1, एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना आपका A, भाई इसका भी A, इसका भी A, इसका भी A, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना d by 2, कितना आपका d by 2। अच्छा इस 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A by d, तो ये क्या आ गया आपका C1। सिमिलरली C2 निकालो तो कितना आएगा, अब डाइलेक्ट्रिक कितना हो गया K2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया क्या हो गया A, अगेन डिस्टेंस तो d by 2 है, ये 2 पर चला गया तो 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A by d। अब इक्विवेलेंट कैसे निकाल, अरे भाई दोनों सीरीज में यार, सिंपल ऐसे इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, C1 into में C2 divided by C1 plus C2। now you just have to substitute the values, यहां से C1 रख दो, यहां से C2 रख दो, and then so you will get your answer, है ना। चलिए B करते हैं। नेक्स्ट क्या इसमें, नेक्स्ट मान लीजिए सपोज ये एग्जांपल है, सेपरेशन डी था, पूरा एरिया ए था, आधे में एक डाइलेक्ट्रिक बना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, एरिया A by 2 था, आधे में अलग बराबर, एरिया कितना A by 2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना K। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए
ऊपर का कैपेसिटर अलग मान सकते हैं, नीचे का अलग, और दोनों किसमें पैरेलल, क्योंकि भाई इसका पोटेंशियल मान लीजिए V1 इस प्लेट का, और इसका मान लीजिए V2, तो ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2, नीचे वाले का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका V1 माइनस V2। तो हम क्या मान सकते हैं, एक कैपेसिटर तो ऊपर वाला हो गया और एक कैपेसिटर कौन हो गया आपका नीचे वाला। ऊपर वाले का कैपेसिटर C1 कितना है, K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया A/2 है इनटू D। नीचे वाले का कितना आएगा, K2 एप्सिलॉन नॉट एरिया है A/2 इनटू D। तो अब आप C1 C2 आपके पास है, इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, दोनों पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट आप कितना आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हियर। देखिए इलस्ट्रेशन सी, अब मान लीजिए सपोज मेरे पास ये केस है, ये K1, ये K2, ये K3, ये सेपरेशन D/2, ये आपका D/2, एरिया A/2 एंड एरिया। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप बता सकते हैं ये और ये किसमें आ गया आपके सीरीज में, और ऊपर वाला कॉम्बिनेशन नीचे वाला कॉम्बिनेशन किसमें आ गया, पैरेलल में। ऐसे मान सकते हैं ना, ऊपर एक तो ये C1 हो गया, एक क्या हो गया C2, और नीचे क्या हो गया भैया आपका C3। ये अरेंजमेंट है। चलिए C1 की वैल्यू रखिए, C1 कितना होगा आपका, देखिए K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया कितना है A/2 आधा है ना, और सेपरेशन भी कितना आपका D/2, ये कैंसिल, तो कितना आएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/D। अच्छा C2 लिखिए, कितना आएगा भाई C2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है K2, एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया A/2, सेपरेशन हो गया D/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A/D। C1 C2 आ गया। अच्छा C3 देखिए, C3 कैसे निकालेंगे, कितना हो गया K3 एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना हो गया A/2 और सेपरेशन कितना आपका D, तो दिस इज C3। अब इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, अरे भाई ये दोनों सीरीज में C1 C2 है, C1 प्लस C2, और ये पैरेलल में तो प्लस C3, तो इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। तो इस प्रकार से आप सवाल कर सकते हो। डाइलेक्ट्रिक हम और भी बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे, बट दोज प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस्ड इन एडवांस लेवल लेक्चर जो कि कमिंग डेज में आने वाले हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज कीजिए एंड नोट दिस डाउन। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। यहां पे मैं आपके सामने एक लास्ट कॉन्सेप्ट और डिस्कस कर रहा हूं कि डाइलेक्ट्रिक का यूज क्या है। बाकी हम डाइलेक्ट्रिक को कंटिन्यू रखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स, है ना। तो यूज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, क्या आपका यूज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, लिसन केयरफुली। कि डाइलेक्ट्रिक यूज क्यों करें, एक यूज तो बता दिया था, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस घटता है या बढ़ता है, अरे भाई कैपेसिटेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। देखिए यूजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पहला एक तो डाइलेक्ट्रिक डालने से अगर कंप्लीटली फिल कर दिया तो भी कैपेसिटेंस इज गोइंग टू इंक्रीज। क्या इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस। सेकंड, डाइलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है सिस्टम को। क्या मतलब हुआ इस बात का कि डाइलेक्ट्रिक प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द सिस्टम। क्या था, ये प्लस सिग्मा था और ये माइनस सिग्मा। अगर बीच में वैक्यूम है तो इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली क्या होगा, अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से चिपक जाते हैं। या तो आप हाथ लेके इसको पकड़ के खड़े रहो प्लेट को, नहीं तो अगर छोड़ दिया तो ये चिपक जाएंगे। तो यानी कि सिस्टम स्टेबल नहीं है। दोनों पे फोर्स आएगा ना, इस पे इधर फोर्स आएगा और इस पे इधर, आप फोर्स निकाल नहीं सकते हो। भाई फोर्स क्या होगा, Q into E,
अच्छा चार्ज कितना हो गया सिग्मा इनटू एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाले का लेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन तो ये कितना हो गया सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया सिग्मा स्क्वायर ए बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो इस प्रकार से आप फोर्स निकाल सकते हो ये दोनों इस फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे टकराएंगे बीच में वैक्यूम हो गया तो एक दूसरे से चिपक जाएंगे कोई काम नहीं हो पाएगा बट अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया सपोज आपने डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया तो क्या चिपक सकते हैं क्या नहीं कोई चिपकने की संभावना नहीं है अब ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो ये वन ऑफ द बेनिफिट है डाइलेक्ट्रिक डालने का कि जो प्लेट्स के बीच में अट्रैक्शन था उसको ओवरकम कर दे मतलब सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है तो पहला कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा दूसरा सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकता है तीसरा है कि इंक्रीजेस ध्यान करो समझने की जरूरत है इंक्रीजेस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और यहां पे एक कांसेप्ट आता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है ना जिसको हम डिटेल में बाद में समझेंगे अभी हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत इसमें क्या होता है देखिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है यहां पे एक चीज होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि कोई डाइलेक्ट्रिक कितना इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसको अप्लाई कर सकते हैं कि वो अपनी इंसुलेशन को लूज ना करे है ना ये कॉन्सेप्ट आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि कितना मैक्सिमम हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हैं इज सच दैट it does not lose insulation property it does not lose insulating property कहने का क्या मतलब जैसे मान लीजिए सपोज ये डाइलेक्ट्रिक है ठीक है अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो क्या होगा पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में भागना शुरू करेगा अभी तक भाग नहीं रहा था वो शिफ्ट हो रहा था केवल अगर आपने एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो पॉजिटिव चार्ज इधर भागना शुरू करेगा और नेगेटिव चार्ज अपोजिट में भागना शुरू करेगा मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो जाएगा क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल आपका डिसोशिएट तो अगर आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इधर पॉजिटिव चार्ज भागना शुरू करेगा और इधर नेगेटिव चार्ज भागना शुरू करेगा शिफ्ट नहीं होंगे भागेंगे अब चार्ज का फ्लो है ना तो इसी को हम क्या बोलते हैं करंट तो करंट कंडक्ट कर दिया तो इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्या हो गई खत्म अरे चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं करंट अब पॉजिटिव चार्ज इधर भागे नेगेटिव इधर चार्ज भागे लगा तो ऑब्वियसली करंट आ गया तो आपकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी क्या हो गई खत्म तो ये नहीं कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो ऐसा नहीं हो सकता एक लिमिट होती है और लिमिट क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ना अब हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है आपका E into D एक बात है जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई कर सकते हो उतना ज्यादा क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में क्या होता है कि बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे हैं जिनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर से ज्यादा होती है एयर की कुछ कुछ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही फील्ड अप्लाई कर सकते हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगा पोटेंशियल डिफरेंस बट डाइलेक्ट्रिक की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो वहां ज्यादा फील्ड अप्लाई कर सकते हो ज्यादा फील्ड अप्लाई कर सकते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा ज्यादा पॉसिबल हो सकता है इसलिए इट कैन इंक्रीज द maximum value of potential difference so these are the three main uses of the dielectric okay dear students with this we are going to end this lecture आप अपने घरों में रहिए पढ़ते रहिए stay home stay safe in pandemic of COVID-19 thank you dear students